नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का न्यूक्लियर बंकर एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहे हैं। ये ऐसा बंकर है जहां शी जिनपिंग को लेकर कहा जा रहा है कि कोई उन्हें मार तक नहीं सकता है, जो शी का सबसे सीक्रेट अड्डा है, जहां ताइवान फाइल पर शी ने साइन किया है। स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर हमला कब होगा, कैसे होगा, शी के 59 पन्नों वाले सीक्रेट डॉक्यूमेंट में दर्ज है। आइए इसी पर दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। क्या पुतिन की राह पर चल पड़े हैं शी जिनपिंग? क्या पुतिन की तरह ही शी ने भी मास मर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं? ताइवान के पास चीन का युद्ध अभ्यास क्या स्पेशल ऑपरेशन वाले खूनी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है? ताइवान के करीब से जैसे जैसे युद्धाभ्यास की तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर दुनिया यही सवाल कर रही है, पुतिन का कॉपी मास्टर क्यों बन गए हैं शी जिनपिंग? अगर ऐसा नहीं होता तो पुतिन की तरह शी जिनपिंग का न्यूक्लियर बंकर भी एक्टिव नहीं हुआ होता। शी जिनपिंग का न्यूक्लियर बंकर धरती के अंदर मौजूद वो ठिकाना है जहां परमाणु हमले का कोई असर नहीं होगा। चीन का ये खुफिया परमाणु बंकर कहां है? अगर चीन पर परमाणु हमला हो गया तो चीन के प्रेसिडेंट समेत सेना के टॉप ऑफिशियल कहां शरण लेंगे? ताइवान से तनातनी के बीच चीन का वो परमाणु बंकर क्यों सुर्खियों में बना हुआ है? क्या चीन और ताइवान का टकराव बढ़कर युद्ध में बदल जाएगा? और अमेरिका की एंट्री के बाद अगर युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो शी जिनपिंग परमाणु हमले से बचने के लिए कहां ठहरेंगे? उस खुफिया ठिकाने की पक्की लोकेशन स्पेशल रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ताइवान को लेकर अमेरिका तक से बैर लेने के कितने बड़े और खतरनाक प्लान पर शी जिनपिंग की सेना काम कर रही है, इसे जान लीजिए। क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने जिस युद्ध अभ्यास की शुरुआत की, उसकी प्लानिंग महीनों पहले की गई थी। शी जिनपिंग ने जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, क्या उसी को अमल में लाने के लिए चीन ताइवान को घेर कर मिसाइल बरसाने का अभ्यास कर रहा है? क्या चीन ने वाकई ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? क्योंकि शुरू में चीन ने सिर्फ 4 दिन की मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था। चीन की वो मियाद रविवार को खत्म हो गई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि चीन अभी भी ताइवान के आसपास युद्ध का अभ्यास कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये युद्ध अभ्यास सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है या फिर ताइवान पर हमले से पहले की रिहर्सल? क्योंकि चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स की यह हेडलाइन बहुत बड़ा इशारा करती है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि पीएलए पूर्वी थिएटर कमांड ने सोमवार को भी ताइवान द्वीप के पास अभ्यास जारी रखा। साथ ही ये दावा भी किया गया कि वो ताइवान द्वीप के पास पानी में अभ्यास जारी रखेगा।
चीन की सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड पर ही ताइवान पर हमला करने का जिम्मा है। पीएलए का पूर्वी थिएटर कमांड नानजिंग में है। ताइवान पर हमला कब? अगर ताइवान हमला करता है तो जवाबी हमला भी चीन का ईस्टर्न थिएटर कमांड ही करेगा। ऐसे में ताइवान के काफी करीब ईस्टर्न थिएटर कमांड की मौजूदगी अपने आप में चीन की मंशा पर सवाल उठाती है। अगर ऐसा है तो क्या जिनपिंग ने अमेरिका से भी लड़ने का प्लान बना लिया है? यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने उसके तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं? क्या पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, जिसने एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है? अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। और इसका एक बड़ा इशारा चीन की सरकारी मीडिया ने पहले ही दे दिया है। ये ग्लोबल टाइम्स की वो रिपोर्ट है जो जापान से लेकर अमेरिका और सबसे ज्यादा ताइवान को परेशान करने वाली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिनपिंग ने चीन के मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे युद्ध नहीं कहा जाएगा, उसको मंजूरी दे दी है। अब इसे जिनपिंग का कौन सा एजेंडा कहा जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही परेशान है। इस युद्ध को भी पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ही नाम दिया था। शी जिनपिंग के नए डॉक्यूमेंट का पूरा लेखा जोखा क्या है, अब उसकी डिटेल बहुत गौर से समझ लीजिए। शी जिनपिंग ने जिन कागजात पर दस्तखत किए हैं उनमें 6 चैप्टर हैं और कुल 59 पन्ने हैं। हर पन्ने पर जिनपिंग के दस्तखत हैं। इसमें कमांड स्ट्रक्चर से लेकर मिशन की डिटेल्स और उससे जुड़ी बातें साफ की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें युद्ध का नाम लिए बगैर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र है। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने युद्ध का नाम न देकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है और उनके तमाम ऑर्डर इसी नाम से आगे बढ़ाए जाते हैं। और अब जिनपिंग ने भी यही स्ट्रैटेजी अपना ली है। जिनपिंग इस वक्त चीन के किसी भी युद्ध वाले फैसले को लेकर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, वो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। चीन में कहा जा रहा है कि जिनपिंग के दस्तखत का लेना युद्ध से नहीं बल्कि पीस कीपिंग ऑपरेशन को लेकर है, डिजास्टर रिलीफ और मानवीय मदद को लेकर है, जो चीन की सेना पहले भी करती आई है। लेकिन दुनिया में कौन भला इतना भोला भाला है कि वो चीन की नियत और उसके इरादे को समझ ना सके? ताइवान के करीब युद्ध अभ्यास के साथ ही चीन ने येलो सागर और वोही सागर में युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है। ताइवान सीमा पर चौतरफा युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो मीडियन लाइन के बेहद करीब है, जिसे ताइवान ने अपनी सीमा का उल्लंघन भी बताया है। अब चीन की सेना येलो सागर में भी युद्ध अभ्यास कर रही है, जो येलो सागर चीन और कोरिया के बीच आता है। यहाँ चीन का युद्ध अभ्यास 15 अगस्त तक चलेगा, यानी चीन ने अब अमेरिका के सहयोगी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है।
चीन का तीसरा युद्ध अभ्यास वही सागर में चल रहा है जो बीजिंग के करीब है। एक सच ये भी है कि अभी चीन की नेवी पूरे एशिया में सक्रिय है और उसका दायरा और दखल अब जापान के करीब से लेकर आदिन की खाड़ी तक हो गया है। या कहें कि करीब 11 से 12 हजार किलोमीटर के फासले में चीन की नौसेना लगातार एक्टिव है। इसमें अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, हिंद महासागर भी है और दक्षिण चीन सागर तो है ही। इन इलाकों में चीन के जंगी जहाज लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन उसकी नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। यही वजह है कि युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच जिनपिंग का वो गुप्त परमाणु बंकर भी अब एक्टिव हो गया है, जिसमें शरण लेकर शी के अलावा चीन के टॉप ऑफिशियल युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। चीन का ये परमाणु बंकर बीजिंग में सरकार के मुख्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनाया गया है, जो पीएलए के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर का हिस्सा है। यहाँ जाने का रास्ता बीजिंग शहर के बीचों बीच मौजूद फॉरबिडन सिटी से डायनामेन वेस्ट स्ट्रीट से आगे बढ़कर जिजुयुआन रोड से होते हुए मिंजुआंग रोड और वहां से हनहे रोड से आगे बढ़कर फॉरेस्ट पार्क पहुंचती है और वहीं चीन ने अपने सबसे खास परमाणु बंकर को बना रखा है। यही वो जगह है जहां परमाणु हमले से बचने के लिए शी जिनपिंग समेत बड़े अधिकारी छिप जाएंगे और वहीं से युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। अगर इसके सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। आखिर ये न्यूक्लियर बंकर काम कैसे करता है, इसे जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवार मोटी कंक्रीट से बनी होती है ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। शीत युद्ध के बाद चीन में बड़ी तादाद में न्यूक्लियर बंकर बने थे, लेकिन खासकर शी जिनपिंग के लिए बनाया गया ये बंकर पीएलए के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर का हिस्सा है। इसके बारे में दुनिया को पता 2016 में उस वक्त चला था जब शी जिनपिंग ने ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर का दौरा किया और प्रोपेगेंडा के तहत चीन की सरकारी मीडिया ने इसका लाइव प्रसारण किया था। ज्वाइंट कमांड सेंटर को पीएलए का दिमाग माना जाता है। यही वो जगह है जहां युद्ध से जुड़े फैसले लिए जाते हैं, खुफिया जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है, युद्ध क्षेत्रों की निगरानी की जाती है और सैन्य अभियान का आदेश जारी किया जाता है। इन दिनों चीन का ये ज्वाइंट कमांड सेंटर काफी एक्टिव है, जिसका पूरा फोकस ताइवान पर बना हुआ है। चीन के खतरनाक इरादों को लेकर विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस इलाके में युद्ध छिड़ा तो सबसे बड़ा नुकसान ताइवान का होगा। ताइवान ही वो देश होगा जिस पर सबसे पहले चीन हमला करेगा, ताकि ताइवान की रक्षा की कस्में खाने वाली अमेरिकी फोर्स की कमर तोड़ दी जाए। इस वक्त दक्षिण चीन सागर जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस पर चीन ने यह ऐलान भी कर दिया है कि वो ताइवान के आसपास अपना युद्ध अभ्यास फिलहाल जारी रखेगा। दरअसल
अक्टूबर 2022 में चीन में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और एक बार फिर शी जिनपिंग की ताजपोशी तय मानी जा रही है। लिहाजा वो ताइवान के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने अपना सख्त रुख पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन बार बार लगातार अमेरिका को ताइवान से अलग रहने की धमकी दे रहा है। चरम पर चीन ताइवान तनाव। युद्धाभ्यास जारी रखेगा चीन। जंग में चीन उतारेगा 20 लाख सैनिक। महासागर में उठेगा विनाश का सैलाब। आग उगलती तोपें। आसमान में टारगेट को तबाह करते चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान। तबाही बरसाने के लिए उड़ती शॉर्ट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें। ये तस्वीरें इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि ताइवान को चारों तरफ से घेरकर चीन अभी भी युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन ने पहले कहा था कि वो 7 अगस्त को ताइवान के पास अपनी लाइव वॉर ड्रिल खत्म कर देगा, लेकिन 7 अगस्त को चीन ने ये ऐलान कर दिया कि वो अभी अपना युद्धाभ्यास जारी रखेगा। इतना ही नहीं, चीन ने ये भी ऐलान किया कि वो येलो और बोहाई सागर में भी 15 अगस्त तक एक नया युद्धाभ्यास करेगा। दरअसल यूक्रेन जंग में यूक्रेन की सेना की रूस की फौज के खिलाफ अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की कामयाबी को देखते हुए चीन ने भी अपने युद्धाभ्यास में अपना नया MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को उतारा है। और चीन के इस नए वेपन सिस्टम को दुनिया PCL-191 रॉकेट सिस्टम के नाम से जानती है। चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि PCL-191 रॉकेट सिस्टम दुनिया का सबसे घातक वेपन सिस्टम है। PCL-191 रॉकेट सिस्टम 370 mm के गोले बरसा सकता है। PCL-191 की रेंज 500 किलोमीटर है। PCL-191 एक ट्रक लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये रॉकेट सिस्टम 8 रॉकेट से लैस रहता है। PCL-191 750 mm फायर ड्रैगन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दागने में भी सक्षम है। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसे अपनी सेना का सबसे एडवांस सिस्टम करार दिया है। फिलहाल चीन ताइवान को 6 तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है।
दरअसल इसके जरिए वो ताइवान के अहम बंदरगाहों का रास्ता रोकना चाहता है। ताइवान के काओशोंग, ताइचुंग, ताइपे, कीलुंग, सुआओ और हुएलिन पोर्ट चीन के निशाने पर है। इतना ही नहीं, दरअसल जिस जोन में चीन लाइव फायर ड्रिल कर रहा है वो ताइवान की तटरेखा से महज 20 किलोमीटर दूर है। ताइवान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने के लिए चीन J-20 फाइटर जेट, H-6K बॉम्बर और J-11 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चीन के इस युद्धाभ्यास में टाइप 052D डिस्ट्रॉयर और टाइप 056A जंगी जहाज भी शामिल है। चीनी मीडिया के मुताबिक युद्धाभ्यास में चीन की सेना ने कम दूरी की DF-11 बैलिस्टिक मिसाइलों और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा चीन ने समुद्र में अपने 2 युद्धपोत लियाओ निंग और शैंगडोंग भी तैनात किए हुए हैं। 我在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开、透明、专业。中方的相关部门也已经及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例。这是既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。 नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से ताइवान और चीन के बीच जो तनातनी शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि चीन उसके मुख्य द्वीप पर हमला करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है और वो अपने इस युद्धाभ्यास की आड़ में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। लेकिन ताइवान के आरोप पर चीन का कहना है कि उसकी सेना पारदर्शिता और पेशेवर तरीके से अपना युद्धाभ्यास कर रही है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान को ये धमकी देते हुए भी कहा कि अगर ताइवान को लगता है कि वो अमेरिका की मदद से चीन से अलग होने में कामयाब हो जाएगा तो वो ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। 我们将坚定维护中国的主权和领土完整，坚决遏阻美国以台制华的图谋，坚决粉碎台湾当局以美谋独的幻想。同时，中方也是在维护国际法和国际关系基本准则，尤其是联合国宪章中规定的不干涉内政这一最为重要的国际法。 विदेश मंत्रालय के इस बयान का सीधा सा मतलब है कि ड्रैगन ताइवान के बहाने अमेरिका को धमकी दे रहा है। The United States will not be provoked. We'll continue to do what we've done for a long time. We'll support cross-strait peace and stability and a free and open Indo-Pacific. You'll see that in the days and weeks ahead. We will stick by our allies and partners.
work with and through regional organizations to enable friends in the region to make their own decisions, free from coercion. We'll take further steps to demonstrate our commitment to the security of our allies in the region, including Japan. We will fly, sail, and operate wherever international law allows. We'll continue to conduct standard air and maritime transits through the Taiwan Strait, consistent with our longstanding approach to working with allies and partners to uphold freedom of navigation and overflight, which has enabled the region's prosperity for many decades. लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ताइवान पर हमला तो जरूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ताइवान से छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी जंग लड़नी होगी और उसे ये जंग लड़ने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं है कि इस युद्ध में चीन को जीत ही हासिल होगी। चीन के पास कुल एक्टिव सैनिकों की तादाद 20 लाख ही है। ऐसे सूरत हाल में सिर्फ एक जंग के लिए कोई भी देश अपने पूरे सैनिकों के इस्तेमाल से जरूर बचना चाहेगा। दरअसल नैन्सी पेलोसी के दौरे से गुस्साए चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को घेरते हुए बड़े पैमाने पर जंगी जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों की तैनाती कर रखी है। ताइवान का कहना है कि ये हमले की तैयारी जैसा दिख रहा है। चीन ने इस बार भी खुलेआम कहा है कि वो चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करने वालों को कड़ा सबक सिखाना चाहता है और अगर इसके लिए उसे ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। चीन के युद्धाभ्यास की वजह से ताइवान को कई शिपिंग रूट बंद करने पड़े हैं। यही वजह है कि इस वक्त दक्षिण चीन सागर जंग के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। 美国众议长佩洛西不顾中方坚决反对和反复交涉，实际上在美国政府的纵容和安排下，明目张胆窜访中国台湾地区，这一倒行逆施，严重侵犯中国主权，严重干涉中国内政，严重违背美方所做的承诺，严重危害台海的和平稳定。 चीन का पूर्वी थिएटर कमांड इस युद्धाभ्यास में ताइवान के चारों तरफ अपनी वायुसेना के संयुक्त 2 ही विमान, हवाई क्षेत्र नियंत्रण ऑपरेशन, जमीनी लक्ष्यों पर हमले, प्रारंभिक चेतावनी देने वाली उड़ानें, बमवर्षक विमान, जैमिंग विमान, लड़ाकू बमवर्षक और लड़ाकू जेट समेत कई प्रकार के जंगी जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान उसके कई बम वर्षक विमानों ने ताइवान स्ट्रेट में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक उड़ानें भरी, जबकि कई लड़ाकू विमानों ने विध्वंसक युद्धपोतों के साथ संयुक्त अभ्यास किया। बीते 4 दिनों में चीन ने ताइवान के आसपास सैकड़ों विमान और ड्रोन उड़ाए और दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन ताइवान पर सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर तक हमला कर सकता है। दरअसल अक्टूबर 2022 में चीन में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस चुनाव में शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी को तय माना जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग के सामने खुद को मजबूत नेता साबित करने की चुनौती है। यही वजह है कि वो ताइवान के खिलाफ अपने सख्त रुख को पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए बेचैन है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इजराइल ने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक अलग ही नीति तैयार की है। इजराइल अपने दुश्मन पर इतने वार करता है कि दुश्मन घाव ही गिनता रह जाता है। हमास के नेता ने सिर्फ एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद इजराइल ने 44 फिलिस्तीनियों को मार दिया और इनमें से 2 फिलिस्तीनियों के टॉप कमांडर्स गिने जाते हैं। साल 2022 में इजराइल और फिलिस्तीन की इस बड़ी जंग में अब तक क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। इजराइल कभी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं करता। इजराइल अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। इजराइल कभी खुद शिकायत लेकर दुनिया के पास नहीं जाता, बल्कि इजराइल का दुश्मन फिलिस्तीन दुनिया भर में रोता है, गिड़गिड़ाता है और रहम की भीख भी मांगता है। ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शतिये, जो अपने देश में मारे गए बच्चों की तस्वीरें दिखाकर दुनिया से अपील कर रहे हैं कि उनके देश के बच्चों को बचा लो। क्या सच में इजराइल ने अटैक करके फिलिस्तीन के बच्चों को भी मार डाला? इजराइल ने तो पूरे सबूत देकर इससे इनकार किया है। तो फिर आखिर सच क्या है? हम पूरी बात आपको समझाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे इजराइल के उस सबसे बड़े ऑपरेशन की, जिसमें उसने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद गुट के कई बड़े टॉप कमांडर्स का खात्मा कर दिया है। 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष शुरू हुआ, उसमें 44 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इजराइल का कोई भी नागरिक नहीं मारा गया। अगर घायलों की बात करें तो इजराइल के हमले में 350 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के हमले में इजराइल के सुरक्षा बलों के सिर्फ 2 जवान ही घायल हुए हैं, जबकि फिलिस्तीन के आतंकी गुट ने कम से कम 600 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। लेकिन इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम के सामने ये फेल हो गए। यही इजराइल की ताकत है। इजराइल अपने दुश्मनों को ऐसे घाव देता है कि फिलिस्तीन के आतंकी रॉकेट पर रॉकेट दागते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। दरअसल इजराइल की पॉलिसी ये है कि वो फिलिस्तीन के अंदर मौजूद अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को कभी पनपने ही नहीं देता, और इसीलिए उसने साल 2022 में अगस्त के महीने में 1 अगस्त को फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकी गुट पर एक्शन लिया और यहीं से साल 2022 का सबसे बड़ा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष शुरू हुआ। कैसे ये संघर्ष शुरू हुआ, पूरी टाइमलाइन आप देखिए। 1 अगस्त को 17 साल का एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा गया और आतंकी बसाम अल सादी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले आतंकी बसाम अल सादी और इजराइल डिफेंस फोर्स का गन बैटल हुआ। 1 अगस्त को हुई इस गिरफ्तारी के बाद हमास ने इजराइल को धमकियां देना शुरू कर दी। हमास का सबसे बड़ा नेता और इजराइल का दुश्मन नंबर 1 इस्माइल हनैया ने कैसे फिलिस्तीन में रैलियां करके इजराइल को मिटाने की धमकियां दी, आप भी जरा सुनिए। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सीरी सीरी या हमास, सीरी सीरी या हमास, انت المدفع واحنا رصاص، يا غسامي يا حبيب، اضرب اضرب تل अबीब। ये वो नारेबाजी है जो हमास के नेता इस्माइल हनैया ने इजराइल के खिलाफ की। अब जरा हमास के इस टॉप लीडर का भड़काऊ बयान भी सुनिए। أن الشهادة والمقاومة
هي الطريق لتحرير أرض فلسطين، لاستعادة القدس والأقصى. هذه الأنفاق التي تدشن اليوم استراتيجية جديدة في الصراع مع العدو، استراتيجية الأنفاق. أقول لهم مرة ومرة ومرة: لن نعترف بإسرائيل. أيها الصهاينة، ما أخفته المقاومة عنكم أكبر مما تقدرون، أكبر مما تقدرون، أكبر مما تقدرون. दरअसल यही हमास का वो नंबर 1 नेता है जिसने 4 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि से बात की और ये बयान दिया कि गाजा के खिलाफ इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गंज की कार्रवाई भड़काऊ है और वो पलटवार करेंगे। 5 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन 5 अगस्त को ही इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। इजराइल ने 5 अगस्त को 4:15 बजे आतंकी तायसीर जाबरी पर स्ट्राइक की। इसी हमले के फौरन बाद शाम 4:30 बजे इजराइल ने अपना ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन शुरू किया और फिर शाम 7 बजे इजराइल ने गाजा के अंदर जिहादी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने तायसीर अल जाबरी को निशाना क्यों बनाया? इसकी बड़ी वजह यह है कि करीब 33 महीने पहले 12 नवंबर 2019 को फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के सुप्रीम कमांडर बहा अबू अल अता को इजराइल ने मार गिराया था। इसके बाद PIJ के टॉप कमांडर तायसीर अल जायरी ने इजराइल को हमले की धमकी दी थी। तभी से अल जबारी दुनिया की सबसे खतरनाक इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के निशाने पर था। आखिरकार 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन इजरायली सेना ने तायसीर अल जाबरी को मार गिराया। ये तायसीर अल जाबरी पर स्ट्राइक का वीडियो है। नॉर्दर्न गाजा में जहां इजराइल के स्ट्राइक हुई, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अब फिलिस्तीन की तरफ से दावा ये किया गया कि इस हमले में 5 साल की एक लड़की भी मारी गई है। इस हमले के बाद बौखलाकर फिलिस्तीनी आतंकी गुटों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शुरू कर दिए। और 48 घंटे में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकी गुट ने ऐसे 600 रॉकेट इजराइल पर फायर कर दिए। 600 rockets were fired indiscriminately by Islamic Jihad towards Israeli civilians, both in these southern communities and all throughout Israel. Since then, the Israeli Defense Forces have been targeting not the people of Gaza, but rather Islamic Jihad terrorists who are constantly, with their finger on the trigger, pointing those rockets towards Israeli civilians. दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से 600 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये सारे रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिए। यानी इससे पहले कि ये सारे रॉकेट इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरते, उससे पहले ही आयरन डोम का शिकार हो गए। फिलिस्तीन के आतंकी गुटों ने इजराइल पर 600 रॉकेट दागे। आयरन डोम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नष्ट कर दिए, लेकिन 18 रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। यानी आयरन डोम इस बार 97% तक प्रभावी रहा। ये साल 2021 की तस्वीरें हैं, जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम नष्ट कर रहे थे। साल 2021 में हमास ने इजराइल पर 1,500 रॉकेट दागे, लेकिन 1,350 रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट कर दिए। तब आयरन डोम 90% तक प्रभावी साबित हुआ था। इजराइल की सरकार का बिल्कुल साफ कहना है कि अगर हमारे पास आयरन डोम नहीं होता तो इजराइल की हालत यूक्रेन जैसी हो जाती। The goals of this operation have been from the very beginning to restore peace and quiet to the citizens of the state of Israel, which just over the last 2 days have experienced 600 rocket fire attacks on them, along with a major terror attack that was thwarted at the very last second. Once that goal is actually achieved, this operation will be considered to be successful. Along with that, we need to prevent Islamic Jihad's abilities from threatening and terrorizing the Israeli people in the future. इजराइल ने इसके बाद 6 अगस्त को भी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकी गुट पर एक्शन जारी रखा, जिसके बाद खुद फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री सामने आए
और रामल्ला के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दुनिया को फिलिस्तीन के बच्चों की तस्वीरें दिखाकर दुनिया के सामने इंसाफ की मांग की और अपील भी की कि इजराइल हमले बंद करे। أن تهز صورة الأطفال الشهداء والجرحى في غزة الضمير الإنساني والعمل على وقف العدوان فورا. ومن بين الشهداء أطفال هم إلهام وآلاء وأحمد ومحمد وصلاح وسليمان وإلن وخالد وإياد وسعاد وفاطمة والحجة نعمة والحجة فاطمة كباجة 80 عام وغيرهم من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ। इन आरोपों पर इजराइल डिफेंस फोर्स के ट्विटर हैंडल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक एरियल वीडियो जारी किया गया, जिसमें स्ट्राइक वाली लोकेशन पर टहलते हुए बच्चों को चिन्हित करते हुए ये दावा किया गया कि जब बच्चे थे तब हमने कोई हमला नहीं किया था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें आतंकी के घर के पास एक नागरिक टहलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने दावा किया कि उस वक्त उसकी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की अपीलों का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। राफा के अंदर हम